नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। दिन भर की तमाम खबरों के बाद हाजिर हैं हम झारखंड की खबरों के साथ। बीजेपी महिला मोर्चा के तत्वाधान में राजभवन के समक्ष प्रदर्शन किया गया और राज्य में महिलाओं के प्रति जो लगातार अपराध बढ़ने लगे हैं उसी को लेकर यह धरने में मौजूद रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि देश के लोकप्रिय पीएम मोदी महिलाओं के सम्मान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन को प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो इस प्रकार की जो दुष्कर्म की घटनाएं, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार जो जिस गति से बढ़ रहा है ये काफ़ी शर्मनाक है, दुखदाई है। और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रकार अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ता चला जा रहा है कि वे ना तो डर पा रहे हैं ना सहम पा रहे हैं। ये सबसे बुरी बात है। तो आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहेंगे कि आप पूर्व के 5 वर्षों के कार्यकाल को देखें। कम से कम अपराधी डरे हुए थे। इस सरकार को साल भर पूरे हो गए और कानून का शासन जो है वो ध्वस्त हो गया। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह विफल है। सरकार 1 साल का जश्न मना रही है, मनाओ, लेकिन बहुबेटियों की इज्जत आबरू खुद बचा के रखो। 1 साल के अंदर 1800 दुष्कर्म, ये बिटिया जिसके 1 हफ्ता हो रहा है, अभी तक उसके सर बरामद नहीं कर पाए हो। उस घटना के बाद भी रोजाना घटना घट रही है। ऐसा कोई दिन बता दो इन 1 साल के अंदर जिस दिन दुष्कर्म की घटना नहीं घटी। झारखंड में प्रदेश बीजेपी के द्वारा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी अपनी उपलब्धियों को गिनवा रही है, साथ ही मौजूदा सरकार के कार्यकाल को फेल भी बताया गया है। इसी कड़ी में बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। वहीं वर्तमान सरकार के 1 साल के कार्यकाल में खेल विभाग की नाकामियों को भी मीडिया के सामने रखा। अच्छा, खेल नीति का कॉपी हमने निकाला है, आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं। ये इनका खेल नीति। अब खेल नीति को जब आप देखेंगे तो इसके पहले ही पैराग्राफ पर आप जाएंगे तो आपको शक होना स्वाभाविक है। जैसे ही पहले पन्ने को आप पलटेंगे तो आपको शक होना स्वाभाविक है कि ये झारखंड सरकार ने खिलाड़ियों के साथ किस तरह से अन्याय किया, किस तरह से झूठ बोला, किस तरह से धोखा दिया। आप देखेंगे, देखिए, आप अगर पत्रकार हैं तो पत्रकारों में हम वर्गीकरण नहीं कर सकते। कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक दुबे हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। दरअसल बीजेपी महिला मोर्चा के द्वारा लगातार 3 दिनों से राजभवन के सामने धरना दिया जा रहा है, जिसको लेकर प्रवक्ता का बयान आया। प्रवक्ता ने कहा है कि हत्या, रेप और भ्रष्टाचार सजायाफ्ता के आरोपी बीजेपी की शोभा बढ़ा रहे हैं। सभ्यता, संस्कृति, मानवीय मूल्यों, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार घड़ियाली आंसू और आंदोलन करने वाली भारतीय जनता पार्टी का मीडिया प्रभारी एक महिला के साथ यौन शोषण करता है, शादी का झांसा देकर उससे पैसे वसूलता है, जान से मारने की धमकी देता है। यह है भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा। आप देख लें कि किस तरह से भाजपा का साठगांठ और भाजपा के नेता अपराध में और महिलाओं के उत्पीड़न में इन्वॉल्वमेंट है। मैं मांग करता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से गिरफ्तार करें राहुल सिंह को और उन भाजपाइयों को जो उन्हें संरक्षण दे रहा है। और अब भैरव सिंह को लेकर बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया है। अब ट्विटर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि ये घुमा फिराकर बात क्यों कर रहे हैं, सीधे सीधे कहें कि भैरव सिंह ने जो किया वो जायज है। भैरव सिंह को लेकर मरांडी का ट्वीट, जिसको लेकर कांग्रेस अब हमलावर। मुख्यमंत्री जी पर हमला हुआ है, बाबूलाल मरांडी जी घुमा फिरा के बात कहते हैं।
घुमा फिरा के कान पकड़ रहे हैं। अरे पकड़ना है तो सीधे पकड़िए और कस के पकड़िए, कहिए कि माननीय मुख्यमंत्री पर जो हमला हुआ है वो सही है, भैरव सिंह को रिहा किया जाए। तो बार बार बोल रहे हैं भैरव सिंह को ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे प्रशासन अपनी काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है, उस पर लगातार आप टिप्पणी किए जा रहे हैं। अरे आप कहते क्यों नहीं है कि मुख्यमंत्री जी पर जो हमला हुआ है वो सही है। बीसीसीएल बस्ता गोला स्थित एडी देवप्रभा आउटसोर्सिंग में प्रदर्शन लगातार जारी है। जनता मजदूर संघ के नेतृत्व में काम को ठप किया गया। स्थानीय बेरोजगार नियोजन की मांग को लेकर अनिश्चितकाल धरने पर वो बैठ गए और धरने पर बैठी महिलाओं ने बताया कि कंपनी में काम शुरू होने से पहले स्थानीय बेरोजगारों को नियोजन देने की बात कही थी। यह 8 महीने से कोयले का उत्पादन चालू हो सका है। करने के लिए किया गया, लेकिन इन लोग मतलब अब तक टाल बटाल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ठीक है हम इस बारे में वार्ता करेंगे, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। हम लोग आज इसलिए यहाँ पर आए हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी की। क्या अभी तक वार्ता हो पाई है? पर नहीं, अभी तक तो नहीं हो पाई है। 3 घंटे से हम लोग बैठे हुए हैं। अगर ये वार्ता नहीं हो पाएगी तो हम लोग कंटिन्यू यहाँ पे बैठे रहें। ये 10/8/2020 को जनता मजदूर संघ के नेतृत्व में प्रेम गोप ने 10/8/2020 को प्रेम गोप के द्वारा चिट्ठी यहाँ पर मारा गया था रोजगार का मांग के लिए। इस विषय में इन लोग से वार्ता हुई थी कि हम रोजगार में सहमति हुई थी, 20 या 25 रोजगार का देने का बात हुआ था, जिसमें कुछ 1-2 गो लड़का को साथ ज्वाइनिंग दिया गया। और उसके बाद जो बोला गया कि प्रत्येक 10 दिन या सप्ताह में हम 2-2 करके लेंगे, लेकिन आज तक नहीं किया। विधायक अपने द्वार कार्यक्रम के तहत गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू शहर के पचंबा मोहल्ले में पहुंचे। इस दौरान विधायक वहां की समस्याओं से अवगत हुए। इसके साथ ही नगर निगम के जेई पीएचईडी के कर्मचारियों और बिजली विभाग के अधिकारी वहां पर मौजूद दिखाई दिए। ऑनलाइन जब आप करते हैं दे दीजिएगा, हो जाएगा ऑनलाइन। नहीं कुछ मिलता नहीं तो ले एक बार फिर हो जाते, अब ना होता तब बोल। झारखंड आंदोलन की प्रणेता पूर्व न्यायाधीश स्वर्गीय जस्टिस एसपीएन शाहदेव की आज 9वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर कांके रोड से जस्टिस एलपीएन शाहदेव चौक पर बीजेपी नेताओं ने माल्यार्पण किया। पुण्यतिथि कार्यक्रम में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, राज्य के सांसद संजय सेठ, कांके विधायक समरीलाल समेत कई नेता वहां पर मौजूद दिखाई दिए। सहदेव तो न्यायिक सेवा, लेकिन उन साथ साथ झारखंड से प्रेम, एक बड़े आंदोलनकारी, न्यायिक सेवा में रहते हुए अपनी जन्मभूमि से प्यार और कैसे यहाँ के लोगों को एक अलग राज्य मिले। हम कह सकते हैं कि आंदोलन के प्रणेता रहे और अंतिम क्षणों में जब झारखंड बस बनने जा रहा था तो जो दबाव उन्होंने बनाया, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उनका प्रयास रंग लाया। श्रद्धा सुमन अर्पित करने आता हूँ क्योंकि जस्टिस एलपीएन शाहदेव एक झारखंड आंदोलन के स्तंभ थे। तो ऐसे महापुरुष को हम सब श्रद्धा सुमन अर्पित करके ये संकल्प लेते हैं कि उनके सपनों का झारखंड बने। जिस उद्देश्य से झारखंड अलग राज्य की नींव हमारे इन महापुरुषों ने रखी थी, इस पर हम सबको कामयाबी मिली। राज्य प्रेस क्लब में रोटी बैंक संस्था की ओर से स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर युवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही कार्यों के लिए सराहना भी की गई। इस सम्मान समारोह कार्यक्रम के मौके पर युवा डिप्टी कलेक्टर संजय कुमार, जेएमएम नेत्री महुआ मांझी समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए और संस्था की ओर से अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले युवाओं को सम्मानित भी किया गया। उत्तराखंड में सरस्वती रेंज की सबसे ऊंची चोटी कालानाग को फतह किया था 13 अक्टूबर को। ये एक तरह से एडवेंचर स्पोर्ट्स है, माउंटेनियरिंग, तो काफ़ी कम लोग इस फील्ड में आगे आते हैं। झारखंड से मैंने देखा है कि काफ़ी कम लोग हैं, इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से, इनके माध्यम से मैं युवाओं को बोलना चाहता हूँ कि आप इस फील्ड में आगे आएँ, क्योंकि झारखंड में इसकी अपार संभावनाएँ हैं।
और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस एडवेंचर स्पोर्ट्स में आगे आने वाले युवाओं को सम्मानित करे, प्रोत्साहित करे, ताकि वो और आगे बढ़े। युवा दिवस के अवसर पर हमारे संस्था की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें रांची के 2 शख्स जो ब्लड क्षेत्र के में अच्छा योगदान दे रहे हैं, श्री अतुल गिराज जी को सम्मानित किया गया है। साथ ही पर्वतारोही पंकज कुमार जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी को फतह करके आया है, उसे सम्मानित किया गया है। ये हमारे झारखंड के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि पथ चिन्हों पर चलना, हम समाज के युवाओं को ऐसा संदेश दें। साथ ही हमारी संस्था रोटी बैंक भी चलाती है, जो रांची के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को भोजन भी करवाती है। बकाया भुगतान के लिए झारखंड सरकार पर लगातार दबाव बना रहे डीवीसी की आंशिक बिजली कटौती के बाद अब राज्य में बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से बंद करने की चेतावनी दी गई। डीवीसी की चेतावनी के बाद सूबे की सियासत अब गर्म है। डीवीसी के सवाल पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। क्या होगा आखिरी फैसला, ये देखना अभी बाकी है। रिपोर्ट आप देखिए। त्रिपक्षीय इकरारनामे से झारखंड सरकार के अलग होने के बाद डीवीसी ने एक बार फिर बिजली आपूर्ति ठप करने की चेतावनी दी है। डीवीसी मुख्यालय ने स्पष्ट कहा है कि बिजली वितरण निगम द्वारा बकाया नहीं चुकाए जाने पर JVVNL का लेटर ऑफ क्रेडिट भुनाकर कमांड एरिया को ब्लैकआउट कर दिया जाएगा। डीवीसी के इस चेतावनी के बाद पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। बीजेपी ने राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि समय रहते सरकार इस मामले का समाधान करे। पार्टी के प्रवक्ता शिवपूजन पाठक ने डीवीसी की मांग को जायज बताते हुए कहा कि जब राज्य सरकार आम उपभोक्ताओं से बिजली देने की एवज में पैसे लेती है, तो फिर डीवीसी को क्यों नहीं भुगतान किया जा रहा है। जनता ने बेदखल किया है, तब से उनको सत्ता में आने की बेचैनी है। कभी कहते हैं विधायक जा रहे हैं, कभी कहते हैं बिजली जा रही है, कभी कहते हैं पानी रोक देंगे। ऐसे नहीं चलता है। ये संघीय ढांचे को और लोकतंत्र को का गला घोटने का काम कर रही है केंद्र सरकार। और डीवीसी को अगर बिजली बेचना है, कोई बिजली मुफ्त में नहीं देती डीवीसी, तो डीवीसी को हमारे साथ अच्छे संबंध रखने होंगे। हम बिजली लेंगे, पैसा देंगे, किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। डीवीसी के इस चेतावनी भरे लहजे और विपक्ष के बयान पर सत्ता पक्ष आग बबूला हो गया है। सत्ता पक्ष का आरोप है कि डीवीसी विपक्ष के इशारे पर सौतेला व्यवहार जानबूझकर दबाव बनाने के लिए कर रही है। सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने तो डीवीसी को चेतावनी तक दे डाली है और कहा है कि अगर डीवीसी के आंख में पानी नहीं है, तो हमारी सरकार को पानी निकालना भी आता है। में कौन सी राजनीति हो रही है? सरकार को जब कुछ नहीं करना है, तो वो उनका मकसद एक ही मकसद हो गया है कि हर प्रकार की समस्या का जवाब हम भाजपा के ऊपर डाल दें। केंद्र सरकार और भाजपा, केंद्र सरकार, उनको रात का स्वप्न भी आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार। तो जब इतना ही है तो छोड़ दें गद्दी छोड़ दें। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार मिलकर हम लोग चला लेंगे। भाजपा सक्षम है चलाने के लिए, लेकिन हर चीज का जवाब कि भाजपा के लोग और केंद्र सरकार, भाजपा केंद्र सरकार, यही उनको दिखता है। डीवीसी की ओर से कहा गया है कि JVVNL लगातार भुगतान में विलंब करता है, इससे बकाया बढ़ता जा रहा है। जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक डीवीसी का 1960.20 करोड़ का बिल है, जबकि JVVNL ने मात्र 893.18 करोड़ का है। अब तक भुगतान ये हो चुका है। राज्य सरकार और डीवीसी के बीच जारी खींचतान से आने वाले समय में राज्य में बिजली संकट गहरा सकता है। ऐसे में जरूरत है कि जल्द इसका समाधान निकाला जाए। रांची से सहयोगी अरविंद के साथ वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन की रिपोर्ट। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद अंचल क्षेत्र से बड़े पैमाने पर लड़कियों की तस्करी हो रही है। इस मामले में लड़की माफिया यहां से पेड़ों को काटकर महानगरों के साथ ही साथ मेलों में पहुंचा रहे हैं। उनके पास ना कोई परमिट है ना कुछ। इसके बाद भी उनकी एक करतूत लगातार जारी है। परसन गांव में पेड़ की कटाई के दौरान दबने से एक मजदूर की मौत हो गई। वह मजदूर इस इलाके के नहीं होकर लातेहार जिला से आए हुए थे। यहाँ पे पिछले कई दिनों से रहकर पेड़ की कटाई कर रहे थे।
जिस तरह की घटना कल हुई है उससे साफ हो गया है कि बेंगाबाद इलाके में बड़ी संख्या में बड़े पैमाने पर लकड़ियों की तस्करी हो रही है। यहाँ पे वन विभाग के साथ मिलीभगत करके लकड़ी माफिया लकड़ियों की तस्करी करते हैं। इस संबंध में अंचल अधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि रेती प्लॉट में किसी भी तरह की लकड़ियों की कटाई होती है तो वो उससे ज़मीन से संबंधित प्रतिवेदन उनके द्वारा लिया जाना है। लेकिन कल जिस तरह की घटना हुई है उसमें न तो उससे कोई प्रतिवेदन लिया गया है और न वन विभाग इसमें किसी तरह की रुचि ले पा रहे हैं। वन अधिकारी भी साफ तौर पर कहते हैं कि उन्हें इसकी कोई सूचना नहीं है। अब ऐसे में लकड़ियों की तस्करी लगातार होता रहा तो इस इलाके के न केवल ज़मीन बंजर होंगे बल्कि आने वाली भावी पीढ़ी प्रभावित होगी। कैमरामैन आशीष के साथ मुन्ना प्रसाद, VIP न्यूज़, गिरिडीह। आज सुबह मुझे 9 बजे पता चला कि यहाँ जंगल जो लिप्टिस का पेड़ था वो कटाई के दौरान मतलब एक मजदूर का मृत्यु हो गई। उसमें जो भी ठेकेदार है कम से कम मृत्यु हुआ जिसका उसकी पत्नी को ठेकेदार द्वारा सहयोग राशि मिलना चाहिए। मतलब कटाई के दौरान ऐसे मिलने से उसका बाल बच्चा साधारण पोषण हो सका, गरीब मजदूर थे। नहीं, हम लोग को कल जानकारी हुई है, कल घटना की जानकारी हुई, अखबार के माध्यम से भी हुई है। ये रेती ज़मीन पर जो काटा जाता है पौधा किसी तरह का, तो उसका ज़मीन का सर्टिफिकेट हमसे लेना पड़ता है, अंचलाधिकारी से लेना पड़ता है और लेने के बाद उससे वन विभाग से उसका परमिट और इसका ट्रांजिट परमिट वगैरह लेना पड़ता है। लेकिन जहाँ अभी तक हमारे जहाँ जो घटना हुई है जिस स्थल पर, हमारे कार्यालय से कोई परमिट ली नहीं गई है। अब पेड़ किस प्रकार का था, कैसा था, किस पौधा का था, इसकी जांच हम भी करवाएंगे अलग से। वन विभाग के लोगों को भी हम लोगों ने सूचना दिया है। कागजात अभी कुछ नहीं दिखाया गया। मृतक के साथियों के द्वारा भी पूछा गया तो उन लोग भी बोले कि हम लोगों को कोई मतलब कागजात नहीं दिया गया है। ऐसे ही मतलब इन लोग बोल रहे हैं कि झारखंड सरकार का जो है ये आदेश है कि लिप्टस का पेड़ में कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, फिर भी कोई लिखा पढ़ी। अब तो इसके बारे में क्या कहें, अब हम पूछने के बाद ही बता सकते हैं कि क्या है नहीं है। जो ठेकेदार आएंगे उनसे पूछूंगा कि क्या आपके पास प्रमाण है या फिर CO साहब से या फिर वन विभाग से कोई परमिशन ली हो तो उसकी जांच पड़ताल की जा रही। कोरोना काल के मद्देनजर पार्कों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि बीते 9 महीने से बंद रहने की वजह से पार्कों में बदहाली की मार झेल रहा है। अगर बात करें राज्य के मोराबादी स्थित चिल्ड्रन पार्क की, तो कभी गुलजार रहने वाला पार्क अब जंगल में तब्दील हो गया है। चिल्ड्रन पार्क की मौजूदा बदहाली का जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिनव ने। देखिए आप। पार्कों को बंद रखने की अनुमति दी गई है और आपको बता दें कि पिछले 9 महीने से पार्क नहीं खुले हैं, जिसकी वजह से पार्कों की क्या स्थिति है यह दिखाने हम आ चुके हैं रांची के मोराबादी स्थित चिल्ड्रन पार्क में, जहां का मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि देखिए क्या नज़ारा यहां देखने को मिल रहा है। जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां आपको गंदगी ही गंदगी दिखाई देगी और इस पार्क में घास ने यूँ कह सकते हैं ये जद में ले लिया है पार्क को और पार्क कहीं ना कहीं जंगल में तब्दील हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि कोरोना काल से पहले यह पार्क गुलजार दिखता था, लोगों की आवाजाही यहाँ पर देखने को मिलती थी। लोग यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आते थे। यूँ कह सकते हैं कि उनका अच्छा दिन पार्क में बीतता था। लेकिन चूँकि कोरोना के मद्देनज़र पार्कों को बंद रखने की अनुमति दी गई है और ऐसे में पार्कों की क्या स्थिति है यह देखने लायक बन रही है। जगह जगह गंदगी दिखाई आपको दे रही होगी। थोड़ा सा मैं आगे और कैमरा से यूँ कहूँगा कि दिखाए, ये फाउंटेन है। जब कोरोना से पहले की बात करें तो यह फाउंटेन जगमग दिखता था और जब यहाँ का जब पानी, जब फवारा जब निकलता था तो आकर्षण का केंद्र रहता था। लोग बाग जो है आकर्षित होते थे, कह सकते हैं कि लोग बहुत उत्साहित होते थे। लेकिन अभी फाउंटेन बिल्कुल बंद है और देख सकते हैं कि फाउंटेन की क्या स्थिति है। जगह जगह अंबार गंदगी के लगे हुए हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि पार्कों की मेंटेनेंस के लिए ध्यान नहीं दिया गया है। यूँ कह सकते हैं और भी यहाँ पे इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट की क्या स्थिति है यह देखते बनती हैं। जो एनिमल जो कलाकृतियाँ लगाई गई हैं, बच्चे यहाँ पे देखते थे, लुभावने
तरीके से एंजॉय करते थे, बैठने की व्यवस्था की गई थी, सब यूँ कह सकते हैं कि चरमराई हुई है और जगह जगह गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। अब चूंकि नगर निगम कोरोना का बहाना देकर जो है पार्कों की सफाई नहीं कर रही है, जिससे जो पार्क है जर्जर की स्थिति में आ चुकी है। अब ये चाहिए नगर निगम को कि मेंटेनेंस करे ताकि जो है पार्क की स्थिति सुधरे और जब कोरोना काल का टाइम ख़त्म हो तो फिर से जो लोग आएँ गुलजार तरीके से पार्क को एंजॉय करें। अब ये देखना होगा कि नगर निगम इस पर ध्यान देते हैं कि नहीं या फिर से यह ऐसे ही का ऐसा रह जाता है। अपने सहयोगी अरविंद के साथ अभिनव कुमार, रांची। पुरानी धरोहर की विरासत हमें रूबरू करवाती है। एक ऐसा ही धरोहर है रांची रेलवे स्टेशन के सामने आरएल क्वीन रेलवे इंजन। किसी जमाने में बीएनआर रेलवे में सेवा प्रदान करने वाली इस इंजन की सेवा मुफ्त होने के बाद रांची रेलवे स्टेशन के बाहर प्रदर्शनी के तौर पर रखा गया, जो कि लोगों के आकर्षण का मुख्य कारण बना रहता है। 676 सीसी के इस इंजन का जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिनव ने। देखिए आप। धरोहर हमें विरासत से रूबरू करवाती ही ऐसा ही एक धरोहर है ठीक रांची रेलवे स्टेशन के सामने। यह आपको इंजन दिखाई दे रहा होगा। यह इंजन एक ऐतिहासिक इंजन के रूप में जाना जाता है और इसे लोकोमोटिव इंजन के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ रेलवे क्वीन के नाम से भी यह इंजन प्रचलित है। इस इंजन की इतिहास रही है। 676 सीसी की यह इंजन देख सकते हैं आप और देख सकते हैं कितना बड़ा इंजन देखने को रांची रेलवे स्टेशन के ठीक सामने मिल रहा है और कहीं ना कहीं ये रांची रेलवे स्टेशन की शोभा भी बढ़ाता है। इस इंजन की रूपरेखा आप देख सकते हैं कि कितना पुराना यह इंजन देखने से दिखाई देता है। कुछ डिटेल के भी बारे में हम जानेंगे, चूँकि यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है और देखिए बोर्ड में जो लिखा हुआ है, द लोकोमोटिव वाज मैन्युफैक्चर इन द ईयर ऑफ 1909. It was imported to India by Bengal Nagpur Railway Company in the year of 1914 by a ship and unloaded at Kolkata port. The locomotive was put into commission in the year 1935 at Nagpur division of Bengal Nagpur Railway, which was renamed as AC Railway after independence. It was used for passenger and goods train service with maximum speed of 32 km in Nagpur Chhindwara नैनपुर सेक्शन। तो देख सकते हैं कि इसके बारे में डिटेल बताया गया है। ये जो इंजन है ये बनाया गया था 1909 में और इंपोर्ट किया गया था इंडिया बाय बंगाल नागपुर रेलवे स्टेशन 1914 में। तो काफ़ी पुराना इतिहास रहा है, चूँकि 676 सीसी का इंजन है और किस तरीके से धरोहर को अभी तक सजा के रखा गया है। काफ़ी पुराना इसका जो है इंजन देखने से व्यतीत होता है और अभी तक इसको सजा के रखा गया है। कुछ जो लोग हैं यहाँ पर आते हैं और देखते हैं और काफ़ी उत्साहित अपने आप को महसूस करते हैं कि अभी तक जो धरोहर को मेंटेन करके रखा गया है। कहाँ से हैं भैया? पटना से, नदौल पटना जिला से। यहाँ आए हैं देखने के लिए क्या? नहीं, डॉक्टर के पास आए हैं तो यहाँ पे बैठ रहे हैं। कैसा लग रहा है देख के? बहुत अच्छा। ये तो ऐतिहासिक चीज़ है, लोग देख करके समझता है कि नहीं एक अच्छी चीज़ है, जो पुरानी चीज़ है। पहले इस तरह का कोयला भाप पर लोग चलते थे, अब डीजल ये हो गया है, इलेक्ट्रिशियन हो गया है और दिन पर दिन बढ़ती जा रही है विकास। और ये भी अच्छा चीज़ है, लोग देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देख सकते हैं कुछ लोगों का कहना है कि काफ़ी पुराना इतिहास रहा है और हम देखते आए हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पर क्रिकेटर लोग भी हैं, जो बच्चे हैं ये यहाँ पर आए हुए हैं और अपना सेल्फी और फ़ोटो भी ले रहे हैं इस इंजन के सामने। आप लोग फ़ोटो ले रहे हैं? यस, हम लोग फ़ोटो ले रहे हैं छोटे भाई लोग के साथ और मुझे बहुत अच्छा लगा। रांची घूम रहा हूँ, ये लोकेशन रांची जंक्शन का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सुंदर लग रहा है और जो भी फ़ोटो ले रहे हैं लोकेशन भी अच्छा है। कैसा लगा इंजन देख के? बहुत सुंदर लगा कि और 2-4 फ़ोटो और लें और मन कर रहा है रांची भी घूमने का। यहाँ का जो वातावरण है बहुत सुंदर है। मन कर रहा है एक दिन और रुक के घूम। कैसा लगा? आप यहाँ पे आए हैं, क्रिकेटर हैं, आप बैग उग लिए हुए अब इंजन के सामने। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर और यहाँ की जो भी तस्वीरें हैं बहुत अच्छी दिख रही हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आइए और आकर इस इंजन का दर्शन कीजिए। कहाँ से आए आप? फ्रॉम बिहार। आपको कैसा लगा भाई? यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ बहुत पुरानी इंजन देखने को मिल रहा है और यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है। बस आप बताइए भैया, कहाँ से आए? बोकारो से आए हम। यहाँ पर आप हैं इंजन को देख रहे हैं,
इंजन सबसे पुराना इंजन है यहाँ के बोकारो रांची स्टेशन पर का। तो यहाँ जब आते हैं एग्ज़ाम देने रेलवे का आए थे, तो इसको आते हैं तो घूम लेते हैं, इसको देखने में अच्छा लगता है और सबको बोलते हैं कि आकर इसको देख लीजिए एक बार, पुराना इंजन है। देखिए, तो इन लोगों का भी यही कहना है कि काफ़ी पुराना ऐतिहासिक धरोहर ठीक रांची रेलवे स्टेशन के सामने है और कहीं ना कहीं यूँ कह सकते हैं कि रांची रेलवे स्टेशन की शोभा बढ़ा रहा है। और कई जो लोग हैं, अगर हम दूसरे स्टेट से भी बात करें तो दूसरे स्टेट से भी यहाँ आते हैं और इस इंजन को निहारते हैं, साथ ही साथ फ़ोटो और सेल्फी भी खिंचवाते हैं ताकि उनके साथ जो इतिहास है वो बना रहे। तो काफ़ी पुराना इंजन है और इस धरोहर को हमें बचाने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं राज्य सरकार को भी चाहिए कि इसको पर्यटक स्थल के रूप में बनाया जाए ताकि ये आकर्षण का केंद्र है और जो हमारा धरोहर है, हमारा ऐतिहासिक ये जो इंजन है वो कहीं ना कहीं प्रचलित हो और पर्यटक को बढ़ावा मिले। अब ये देखना इम्पॉर्टेंट और दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में सरकार इसके लिए क्या कुछ करती है। अपने सहयोगी अरविंद के साथ अभिनव कुमार, रांची। तो चलिए बात झारखंड की में इतना